हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है फेस रीडिंग और बॉडी लैंग्वेज। क्या चीज़ इफ़ेक्ट करती है हमारे फेशियल लाइंस को, क्या चीज़ इफ़ेक्ट करती है हमारे फेसेस के चेंजेस में। इवन अगर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे लोग बचपन की तस्वीरें बना रहे हैं एल्डर्स के, या बहुत सारी ऐसे बच्चे हैं कि जो बड़े होके उनके फेसेस में क्या चेंज आएंगे, क्या वो एकदम सटीक मेथड है, क्या ऐसा होगा। अगर आप कंपेयर करें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज बड़े लोगों के बचपन की फ़ोटोज़ बना रही है, या वो वैसे नहीं थे, देयर इज़ अ डिफरेंस। शायद कुछ फीचर्स हो सकते हैं, आंखें वैसी हो सकती हैं, नाक पर, लेकिन पूरा जो फेस की फिजियोज़मी है, मतलब पूरे फेस के जो फीचर्स है वो बिल्कुल सेम नहीं है। और इनफैक्ट आजकल ऐसी भी ऐप्स आती हैं कि आज अगर हम ऐसे दिख रहे हैं तो आगे आने वाले 30 सालों में हम कैसे दिखेंगे, क्या वो एक्चुअली एक्यूरेट है, क्या वो एक्चुअली करेक्ट है, क्या सिर्फ ये सारी चीज़ें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक प्रोग्राम से निर्धारित की जा सकती हैं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसका सीधा साधा असर है आपकी कॉन्शियसनेस से, कि आप कॉन्शियसनेस क्या है। कॉन्शियसनेस इज़ कि आपके कॉन्शियसनेस डिफाइन होल ऑफ यू, आपके क्या डिज़ायर्स हैं, आपका क्या एक एटीट्यूड है लाइफ की तरफ, आपका क्या एप्टीट्यूड है आपके गिवन सर्कमस्टांसेस के अगेंस्ट। ठीक है, आप कोई भी आपके खिलाफ कोई भी एट्रोसिक बहुत ही ज़्यादा ख़राब टॉक्सिक एनवायरनमेंट को आप किस प्रकार से झेल पाते हैं, आपका क्या रिएक्शन या रिस्पॉन्स आता है, वो सारी चीज़ें कंबाइन करती हैं ओवरऑल आपकी कॉन्शियसनेस के लिए। जैसे कि गन्ना एक मीठा है तो वो आप उसका जूस निकाल लो, उसको मिक्सी में डाल लो, उसको दांतों से चबा लो, उसका बेसिक नेचर मीठा ही रहेगा। और करेला जैसे कड़वा है तो उसका बेसिक नेचर कड़वा ही रहेगा। तो जब भी इनका जूस निकाला जाता है तो गन्ने का जूस और करेले का जूस आप बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वैसे ही हमारा जो बेसिक नेचर होता है, जब लाइफ हमारे को क्रश करती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस देके, ऐसे अप्स एंड डाउन्स देके, तो हमारा रिएक्शन क्या आता है, वो हमारा इनर सेल्फ होता है, वो हमारा रियल सेल्फ होता है। तो वो रियल सेल्फ जो होता है हमारी कॉन्शियसनेस को डिस्प्ले करता है, और वो कॉन्शियसनेस जो है हमारे फेशियल फीचर्स को या हमारी बॉडी लैंग्वेज को, हमारे एक बोलने के तरीके सलीके को रिप्रेजेंट करती है। आपकी कलर ऑफ चॉइसेस, आपके कलर, what types of gifts you want to buy for yourself, what are your desires, what are your ambition, उन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो काम नहीं कर सकती जो भगवान की इंटेलिजेंस कर सकती है। और इस सारी डिटेल्स को फर्दर डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कैसे आप अपने फेशियल चेंजेस को यंग रख सकते हैं, आप कैसे अपने फेस को इतना ब्राइट बना सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कोई भी प्रकार का कॉस्मेटिक क्यों ना यूज़ करें, वो हमें बता रहा है भागवत गीता के चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 72। ये था एक माइनर सा इंट्रोडक्शन विद डिफरेंट केसेस। स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आपको बताऊंगी। एंड आई एम श्योर इसी हफ्ते में मेरे पास ये 3-4 ऐसे केसेस आए हैं कि जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में बात कर सकते हैं कि उनकी क्या कॉन्शियसनेस थी और उनके फेशियल चेंजेस कैसे रहे। ठीक है, शुरू करने से पहले करेंगे मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रतापस्वामी इति नामिने। नमो आचार्यपदाय निताय कृपा प्रदायते गौर कथा धामा दया नागरे गान्य तान्य। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पहले पढ़ते हैं श्लोक और फिर करते हैं आगे की छानबीन। तो श्लोक इस प्रकार है। एषा ब्रह्माणि स्थिता पार्था नैनं प्रप्य विमोहयति, स्थिवास्यम् अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाण अर्चित। तो इसका अर्थ है, ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता।
यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो लास्ट श्लोक के साथ इसका लिंक है कि लास्ट श्लोक में हमने डिसाइड किया था, सुना था कि हमारे जो डिज़ायर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, उसके बीच में क्या फ़िल्टर लगाना चाहिए, तब वो हमारे डिज़ायर सक्सेसफुल होंगे, वरना वो बैकफायर करेंगे। तो उसका लिंक दिया गया है, आप प्लीज़ पुराने वाले लेक्चर को लिंक कीजिए। पर उसी के कंटिन्यूएशन में है कि वह जैसे हमारे डिज़ायर्स होते हैं, जैसे का हम संग करते हैं, संग संग जायते कामा, वैसे ही हमारे डिज़ायर्स बन जाते हैं, वैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि जब अंतिम समय में, वाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारी कॉन्शियसनेस जो है जब हमारी लाइफ के लास्ट टाइम चल रहा हो वो प्योर होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। अभी जैसे बहुत इस्कॉन के बहुत वरिष्ठ श्रील प्रभुपाद के जो डिसाइपल थे और बहुत अच्छे भक्त जो थे, महाराज थे, गुरु थे, कदम कानन स्वामी महाराज, उन्होंने शरीर त्यागा है। उनको जो था कैंसर था और वो बहुत ही सीवियर पेन में थे, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया था कि मैं कोई भी पेन किलर नहीं खाऊंगा, कोई हल्की सी भी पेन नहीं खाऊंगा। 6 महीने से ही वॉज नॉट ऑन एनी काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट। और वो जो थे वृंदावन में रह रहे थे और प्रयास और वेट कर रहे थे कि कब ठाकुर जी उनको बुलाएंगे, पर ही मेड श्योर कि वो कोई भी पेन किलर या कुछ भी नहीं खाएंगे, क्योंकि ही वॉज वेरी पर्टिकुलर कि जब मैं अपना शरीर त्यागूँ तो मेरी कॉन्शियसनेस बहुत क्लियर होनी चाहिए, मैं किसी पेन किलर के नशे में नहीं होना चाहिए। ही वॉज रेडी टू बेयर द पेन ऑफ कैंसर। आप उनका एंड मोमेंट का आप कदम कामन स्वामी महाराज मीडिया ग्रुप पे जाएंगे, यूट्यूब पे वो चैनल है, उनका लास्ट आप वीडियो देखेंगे, ही सो होपफुल। वो कह रहे हैं कि डेथ इज़ नथिंग बट इट्स जस्ट गोइंग टू द अदर साइड, जहाँ पे एक कंटिन्यूस पार्टी चल रही है और मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। तो मेरे जाने के बाद आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, दुखी मत होइएगा, क्योंकि मैं उस तरफ आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक पार्टी चल रही है और आप लोग आएंगे, उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे जब आपका समय आएगा। और उनको ब्रीथ करते हुए वो चीज़ें बोलने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी आप वो लास्ट वीडियो में उनकी फेशियल तेज आप देख सकते हैं, उनका फेस देख सकते हैं, वो कितना चार्मिंग और कितना तेजस्वी और ओजस्वी लग रहा है, और उनको ब्रीथ करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसा क्या था कि उनके डिज़ायर्स और पेन्स है ना, उन्होंने किया और कॉन्शियसनेस को ऑल्टर नहीं किया, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस ही जो है हमारी लाइफ में होने वाले इवेंट्स, हमारा फेस कैसा टर्न अप होगा और हमारे आफ्टर लाइफ क्या होगी उसको डिसाइड करता है। आप देखेंगे कि एक गुस्से वाले आदमी की हमेशा ये जो है आईब्रोज तनी रहती हैं, उसके माथे के ऊपर लकीरें आ जाती हैं और उसका फेस हमेशा खिंचा रहता है, और आप उसका शक्ल देख के कह सकते हो कि ये कितना गुस्से वाला आदमी है। कई लोग देखते हैं और कहते हैं ये बहुत गुस्से वाला, इसकी शक्ल ही कितनी गुस्से वाली है। और कईयों के हृदय में इतना बिटरनेस आ जाता है, मतलब हर चीज़ में वो नुक्स और ऐब ही निकालते रहते हैं, और उनको बस यही लगता रहता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, हमारे साथ सब गलत हुआ। तो आप उनके फेस में भी देखेंगे कि उनका फेस कैसे खिंच जाता है। और कई लोग सिर्फ अपने आप को बहुत परफेक्ट दिखाने में एक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ अ फेस आपको दिखेगा। तो आप यू कैन जज बाय देयर फेस कि वो कैसे दिख रहे हैं, लेकिन वो क्यों ऐसा दिख रहा है, क्यों आपको वो आपकी गट फीलिंग बता रही है ऐसा है, क्यों? क्योंकि वो उसकी कॉन्शियसनेस उसके फेस पे रिफ्लेक्ट होती है। कहते हैं ना, द फेस इज़ द मिरर ऑफ माइंड। जो आपका फेस है, जो आपका चेहरा है, वो आपके हृदय का आईना है, दर्पण है, जो आपके हृदय में छुपी हुई बातों को बता सकता है। वो कैसे बता सकता है? क्योंकि वो चीज़ आपके फेस पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। आप जैसे इट्स लाइक अ प्रोसेस, इट्स अ 2-वे रोड। आप जैसा सोचोगे वैसे ही आपका फेस रिफ्लेक्ट होगा। आप बहुत गुस्से वाले होगे, आपकी फेशियल मसल्स वैसी तन जाएंगी। आप बहुत हंसमुख हो गए तो आपके यहाँ पे लाफ्टर लाइंस आ जाएंगी आइज़ की साइड में। आप बहुत कंप्लेसेंट हो गए, लोगों की बातों में हाँ हाँ करने वाले हो गए, तो ये आपकी जो आइज़ हैं वो यूँ ऐसी झुक जाएंगी और आईब्रोज भी वैसी हो जाएंगी। यू कैन सी द चेंजेस। और आप बहुत ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम पैशन या एक्सट्रीम इमोशंस में रहते होगे, इस पार या उस पार टाइप्स वाले रहोगे।
और अपने आप को द परफेक्शनिस्ट बताओगे तो आपकी ये आइज़ की जो होती है, ये आंखें यूँ ऊपर की तरफ चली जाती हैं। ये लास्ट इसका कॉमेश्योर होता है, वो कॉर्निश्योर होता है, वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो दीज आर द फेशियल चेंजेस। चाहे बचपन में ऐसा ना हो, बचपन में भी वी हैव अ फेस विच वी कैरी फ्रॉम द पास्ट लाइफ, जो भी हमारे संस्कार होते हैं पिछले जन्म के, पर वो अभी तक इतना खूब वे में प्रेजेंट नहीं होते। तो बेबी फेस थोड़ा चबी होता है क्योंकि कोई टेंशन नहीं होती, इज़ लाफिंग, उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कोई कैसे गलत बोल रहा है या कैसे बोल रहा है, तो वो अपनी मस्ती में होता है, तो उनका फेस बड़ा चबी होता है, मसल्स होती हैं, एक लाफ्टर होती है, एक इनोसेंस होती है। लेकिन आज के टाइम में कुछ बच्चे आप देखोगे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, बहुत ज़्यादा ढीठ हैं, अपने आप को बात मनवाने के लिए अपने आप को हार्म करने लगते हैं। तो आप देखोगे एज अ डॉक्टर आई सी उनका बेबी स्किन जो होता है वो मैच्योर हो जाता है, उनका स्किन बिल्कुल एडल्ट्स की तरह होने लग जाता है कि बहुत ही ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बेबी स्किन तो बहुत प्लम्पी होता है और उसमें एक अच्छा खासा नॉरिशमेंट रहता है, गुड हेल्दी बेबी के चीक्स रेड होते हैं। लेकिन जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा बहुत गुस्से वाले होते हैं, उनका स्किन बहुत जल्दी मैच्योर होना शुरू हो जाता है। तो कॉन्शियसनेस ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आप जैसा सोचते हो आपके फेस पे डेफिनेटली जो है वो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे यही बता रहे हो, और इनफैक्ट कृष्ण यही कह रहे हैं कि आपके लिए टू बी इन अ राइट कॉन्शियसनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एवरी डे ऑफ योर लाइफ एंड इवन एट द एंड ऑफ योर लाइफ। आपके डेथ के मोमेंट पे भी आपका कॉन्शियसनेस बहुत सटीक होना चाहिए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, और फिर मैं कुछ केसेस डिस्कस करूँगी जिनके कॉन्शियसनेस की वजह से उनके फेस में और बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस आए। फेस का तो हमने कहा, बॉडी लैंग्वेज के चेंजेस के भी बारे में हम पढ़ेंगे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। मनुष्य कृष्ण भावामृत या दिव्य जीवन के एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। एक क्षण में कैसे प्राप्त हो सकता है कि अगर आपका कॉन्शियसनेस बहुत क्लियर और प्योर है तो येस यू कैन अचीव। और कई बार ऐसे बहुत जन्म लग जाते हैं अपने कॉन्शियसनेस क्लियर करने को, तब भी नहीं हो पाता। ये तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व ही कृष्ण के शरणागत होकर ऐसे जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ, अच्छा खटवांग महाराज की क्या कहानी आती है। खटवांग महाराज ने ना देवताओं के लिए बहुत ज़्यादा फाइट किया था उनके कैंप के तरफ, और जब वो बहुत ज़्यादा हो गए तो देवता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा खटवांग महाराज को आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। वॉज अ वेरी पावरफुल क्षत्रिय। तो खटवांग महाराज ने कहा कि आप मेरे को ये बताइए कि मेरी लाइफ में कितना टाइम बचा है। उन्होंने कहा आपकी लाइफ में सिर्फ एक मुहूर्त बचा है। एक मुहूर्त इज़ अराउंड लाइक 48 मिनट्स। तो उन्होंने कहा आपकी लाइफ में सिर्फ एक मुहूर्त बचा है, तो आप देख लीजिए, तो आप बताइए आपको क्या चाहिए। आपको राज्य चाहिए, आपको सुंदर स्त्री चाहिए, आपको जो चाहिए आप हमें बताइए, हम आपकी विश फुलफ़िल करेंगे। तो खटवांग महाराज ने कहा कि मुझे जो है आप धरती लोग भेज दीजिए, क्योंकि एक मुहूर्त में भी मैं भगवान को याद कर लूँगा तो मुझे पता है कि जो एंड में कॉन्शियसनेस होएगी वही मैं नेक्स्ट लाइफ की जर्नी होगी, तो मैं भगवान के धाम चला जाऊँगा। तो खटवांग महाराज वो सो क्लियर एजुकेटेड अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि उन्होंने अपना क्षत्रिय धर्म निभाया, एंड एट द एंड ऑफ अ डे उनको पता था कि हाउ टू डाई। सो हमारे एजुकेशन सिस्टम हो गया या हमारे खुद के शास्त्र सिस्टम हो गया, हमें सब पढ़ाया जाता है, पर हमें लाइफ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है डेथ, उसके बारे में नहीं बताया जाता, और इसलिए हम पूरी ज़िंदगी उसके बारे में सोच सोच के डरते रहते हैं कि हाय क्या हो गया, क्या हो गया। अभी हमारे मेरी मम्मा के पड़ोस में एक अंकल जी का डेथ हुआ था, इस साल हुआ या लास्ट ईयर हुआ। तो पीपल वर वेरी हैप्पी कि देखो बोलते हुए गए हैं, एंड में अपनी वाइफ को बोला है कि बच्चों का ख्याल रखना, अब मैं जा रहा हूँ, अब तुम्हें देखना है। तो वो सब बड़े खुश हो रहे थे कि चलो चलते फिरते चले गए और इंस्ट्रक्शन दे गए, पर एक्चुअली दिस वॉज नॉट अ ग्लोरियस डेथ नहीं थी, क्योंकि उनका लास्ट कॉन्शियसनेस उनके किड्स का था, और उनकी जर्नी फिर उसी घर तक सीमित हो जाएगी, उनके बच्चों के घर तक सीमित हो जाएगी कि वो उसी घर में किसी न किसी वे में पैदा होंगे। ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन बर्थ मिले। तो पीपल वर वेरी हैप्पी, क्योंकि हमें एक्चुअली पता नहीं है कि हाउ टू डाई।
भीष्म पितामह ने ये दिखाया था कि, और हर साल हम कार्तिक में जब भीष्म पंचक आता है, कार्तिक के लास्ट 5 डेज होते हैं, हम ये कथा पढ़ते हैं, पर हम उसको सिर्फ एज अ पढ़ते हैं। पर अगर हम वहाँ से इंस्ट्रक्शन ले कि भीष्म देव ने लाइफ को कैसे छोड़ा था, डेथ को कैसे एक्सेप्ट किया था, दैट इज़ द मोस्ट ग्लोरियस वे। क्योंकि कॉन्शियसनेस क्या होना चाहिए। सो द होल गेम, चाहे आपका फेस हो, चाहे आपका बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे आपके डेथ के आफ्टर लाइफ जर्नी हो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर कॉन्शियसनेस। आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपकी चॉइसेस क्या है, द वे यू आर रिएक्टिंग, द वे यू आर रिस्पॉन्डिंग, आप कैसे चीज़ें आगे बढ़ रहे हो, तो ये सब आपकी कॉन्शियसनेस में जो होगा वही आपको आगे लेके जाएगा। सो निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। निर्वाणा का अर्थ है कि जो हम मटेरियलिस्टिक डिज़ायर रखते हैं उसका अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरे होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। क्योंकि बौद्ध धर्म क्या कहता है कि आप शून्य में चले जाएंगे, आप ऐसी अवस्था में चले जाएंगे निर्वाण, जहाँ पे आपको कोई रियलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन जब ऐसी थिंकिंग हमारे अंदर आती है तो हमें लगता है ओ सिर्फ एक ही लाइफ है, जितना जीला है, जितना इंजॉय करना है कर लो। तो आफ्टर लाइफ इन्जॉयमेंट जो हम भगवान के साथ करते हैं, भगवान के धाम जाके करते हैं, उसका नॉलेज ही नहीं होता। तभी हम क्या करते हैं, इसी लाइफ को करने की कोशिश करते हैं, पर हमें कहीं भी किसी भी प्रकार से सेटिस्फैक्शन नहीं होता। इवन आप रसगुल्ले भी खा रहे होंगे तो आप उसको खाते जाएंगे, आपको सैचुएशन आ जाएगा कि बस आप और नहीं खा सकते, लेकिन आपको उस मीठे से सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि ओ वाओ बस आज तो बस अति हो गई, आप आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। नहीं, क्योंकि आप और नहीं खा सकते तो आपको वहाँ पे रुकना होगा। तो सैचुएशन आ जाता है, पर अंदर से यार और खा सकते थे, यार कल और मिल जाए, तो ऐसा रहता है। ठीक है, किंतु भागवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभ आरंभ इस भौतिक जीवन के पूरे होने पर ही होता है। इसमें लिखा है कि एक्चुअल में जो वास्तविक जीवन हमारा शुरू होता है वो इस भौतिक लाइफ के एंड के बाद ही होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए ये जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। जिन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को क्लियर रखा है, उनका एक्चुअल लाइफ आफ्टर दिस मटेरियल लाइफ शुरू होता है। जैसे हमने कदम स्वामी महाराज का एग्जाम्पल दिया, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि कैसे आप मटेरियल वर्ल्ड में लिखना हुई है, कीप अ विंडो ओपन टू एग्जिट फ्रॉम दिस मटेरियल सराउंडिंग्स एंड एवरीथिंग। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावामृत हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत गीता के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत के इंद्र तृप्ति विषय कार्य होता है और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावामृत विषय होता है। मतलब आप मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, अगेन दैट कॉन्शियसनेस इज मटेरियल, ये इंजॉय कर ले, वो इंजॉय कर ले, ऐसे रह ले, वैसे रह ले। बट आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, आध्यात्मिक जगत में देयर इज कंप्लीट इंजॉयमेंट, अंदर से आनंद महसूस होता है। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावामृत विषय होता है। इसी जीवन की ही कृष्ण भावामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावामृत में स्थित है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है। कि अगर आप गॉड कॉन्शियस हो चुके हैं, आपको पता है आपका कॉन्शियसनेस कैसा होना चाहिए, व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज़ द डिस्क्रिशन, कैसे डिज़ायर्स होने चाहिए, कैसे प्योरीफाइड डिज़ायर्स होने चाहिए, कैसे भी किसी बिटर सिचुएशन, बिटर पीपल को आपको कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करना होता है। जब आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता है, इतना स्ट्रॉन्ग आपका डिस्क्रिशन लेवल है, तो ना तो आपको दुख होगा, ना तो वो बातें पिंच करेंगी। तो ऑलरेडी आप जो होगे आनंद की स्थिति में रहोगे, ऑलरेडी आप खुशी की स्थिति में रहोगे कि आपको सराउंडिंग एनवायरनमेंट से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वत्र विपरीत है। अतः ब्रह्म स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर ना होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। अतः ब्रह्म स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है।
शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है कि पूरे ग्रंथ का ये जो है समरी है, सेकंड चैप्टर जो आज हम ये लास्ट श्लोक है सेकंड चैप्टर का। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की झांकी दी गई है। तो इट इज़ लाइक एन इंडेक्स, इट्स लाइक अ समरी। आगे हम भगवत गीता में क्या पढ़ना चाह रहे हैं। सो दैट डिपेंड्स कि हमारा टोटल जो है हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर जाके जो है गेम ख़त्म होता है। और इसलिए हम अच्छा कॉन्शियसनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, हम अच्छा कॉन्शियसनेस तब बिल्ड कर सकते हैं जब हम गॉड कॉन्शियस होंगे, तब हमारा डिस्क्रिप्शन जो होगा बहुत स्ट्रांग होगा। और अब कई लोग होते हैं ना, आप इस फ़ोन में भी जाओगे या आप किसी साधु संत से भी मिलोगे, आप उनकी एक्चुअल एज जान के दंग रह जाओगे। दे लुक सो यंग विदाउट एनी कॉस्मेटिक, विदाउट एकदम इतना ऑस्टेयर तपस्या वाला जीवन जीते हैं। तो उनके फेस पे तेजस और ओजस जो है वो अपने आप चमकता है, उनकी बॉडी में एक अलग सा ही ग्लो होता है। तो ये क्या चीज़ है, क्यों? क्योंकि उनको उनका कॉन्शियसनेस उस लेवल पे है। और अगर आपका कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा। लाइक आई हैव अ पेशेंट, वो लड़की है और वो जब बोलने को आती है ना, मुझे उसको इफ़ एंड डी कॉमा फुल स्टॉप कुछ नहीं लगाती, वो सिर्फ बोलती रहेगी, देखिए इसका ऐसा हुआ, इसका ऐसा हुआ, इसने मेरे साथ ऐसे किया, पर मेरे को अब इतना हर्ट नहीं हो रहा, पर इस बात का मुझे हर्ट हुआ मेरे बर्थडे पे। सो शी विल बी लाइक अ कंटिन्यूअस स्पीकर। आपको उसको अगला बंदा उसमें एक से रुक जा ऐसे मुझे करना पड़ता है, क्योंकि वो चुप ही नहीं होती। एट द एज ऑफ द सीट वो ऐसे वॉमिट करता है अपना थॉट प्रोसेस की पता ही नहीं। और आप उसका बॉडी लैंग्वेज देखोगे तो शी इज़ सिटिंग एंड ऑफ अ सीट। और कितने साल की है, 16-17 साल की, 12th स्टैंडर्ड में है, 16-17 साल की लड़की है। वो अपना एंड ऑफ द सीट पे बैठती है और उसकी आंखें बड़ी है, उसका स्किन बहुत मैच्योर है और उसका बॉडी लैंग्वेज हमेशा फिजिट है, हिलती रहती है, डुलती रहती है, एक जगह स्थिरता नहीं है उसके उसमें। तो ये क्या है, क्योंकि उसके माइंड में इतने सारे थॉट्स क्लाउड हो रहे होते हैं और उसको उस सबको वॉमिट करना होता है, तो वो बॉडी भी वैसी होनी शुरू हो जाती है। फेस पे एक अलग से मैच्योरिटी है, एक अलग से गुस्सा झलकता है, एक अलग से इरिटेशन उसके फेस पे दिखती है। तो अगेन दैट फेस इज़ द बॉडी, फेस एंड द बॉडी लैंग्वेज एंड द मिरर आपका क्या है। उसको बहुत सारी दिक्कत है, उसको हार्मोनल डिसबैलेंस आ गया। क्यों? क्योंकि वो हमेशा एक बंदे ने उसके खिलाफ क्या कर दिया या एक बंदे ने उसको क्या बोल दिया और उसका क्या रिएक्शन हो रहा है उन सिचुएशंस को लेके, तो बस उसके माइंड में वही चीज़ करते रहते हैं। उसने मेरे को बर्थडे विश नहीं किया, उसने मेरे बर्थडे पे 12 बजे नहीं विश किया, एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन। इट्स लाइक अ मेंटल डायरिया। उसको मेंटल लूज मोशन हो गया कि वो बोलती रहती है। तो ये क्या है, ये आपको डिसीज स्टेट में ले आया ना। उसका हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, बॉडी में चेंजेस आ गए, फेस पे चेंजेस आ गए, उसकी बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस आ गए। एक और बच्चा आया था अभी मेरे पास, वो 19 साल का लड़का है। उसने कॉलेज में एडमिशन लिया है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के से बात करने लग गई एंड ही कुड नॉट डाइजेस्ट दैट एंगर। वो उसको बहुत गुस्सा आने लगा, ही वॉज वेरी पॉजेसिव अबाउट हिज गर्ल। और वो इतना ज़्यादा गुस्से में हो गया, इतना ज़्यादा उसने उस लड़की और लड़के से लड़ाई कर ली जिसके साथ वो जा रही थी। उससे क्या हुआ, उसका पेनक्रियाज में नेक्रोसिस आ गया, मतलब पेनक्रियाज में ऐसे चेंजेस आ गए कि वो गलना शुरू हो गया। और पेनक्रियाज इज़ द मेन ऑर्गन जो हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है, और उसकी ब्लड शुगर जो है 400 तक पहुंच गई। 19 साल का लड़का जिसको कोई दिक्कत नहीं थी, उस लड़ाई के विद इन 1 मंथ में उसकी कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा, उसने एंगर पिया, गुस्सा आया कि उसका खुद का पेनक्रियाज जो है ख़राब हो गया और उसकी शुगर एकदम शूट अप कर गई, 400 तक पहुंच गई और डॉक्टर्स ने उसको इंसुलिन शॉट्स के लिए बोल दिया। ये हाल करती है हमारी कॉन्शियसनेस की। यदि हमें राइट और रॉन्ग नहीं पता होगा कि हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करना है, हम अपने आप को कभी भी बचा नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बचा पाएंगे। एक और लेडी आई मेरे पास, जो कि ये मैं अभी 15 दिन में जो केसेस आए हैं उनके बात बता रही हूँ। तो यार एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन अ कॉन्शियसनेस। मैं एक केस नहीं खोल सकती, पर जिनका बहुत ही एग्रेवेटेड स्टेट है कि उनकी लैंग्वेज में भी दिखता है, उनका बॉडी
कई बार हम लोगों के लिए भी वो स्टेट पकड़ना सटल होता है, लेकिन कई बार वो इतना एविडेंट होता है कि मैं आप एक जो जिस लेडी का मैं बता रही हूँ, शी इज़ द मदर ऑफ़ 2 किड्स, और उसने अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी के कुछ हाइटस के बाद उसने जो है एक कंपनी में ज्वाइन किया था और मैनेज कर रही थी समवेयर और द अदर, और अब उसका सेकंड बेबी भी हो गया और शी इज़ लाइक अप्रोचिंग 40। और अब क्या हुआ उसके साथ कि उसने कंपनी में इतनी मेहनत करी, अपना बच्चा भी संभाला, लॉकडाउन में भी सुबह 8-9 बजे वो अपने लैपटॉप पे बैठती और रात को 2-2 बजे तक वो काम करती। उसने अपनी कंपनी में 100% वर्क दिया और उसके बाद उसके साथ जो जो प्रोफाइल वो संभाल रही थी वो प्रोफाइल किसी और को दे दी गई, और इनफैक्ट उसके जगह 4-5 लोगों को और हायर कर लिया गया उस एक प्रोफाइल, उस एक चेयर को संभालने में, और उस लेडी को बैक सीट पे रख दिया। और उसको लगा कि भैया मेरे साथ तो धोखा हो गया, मैंने तो अपने बच्चों का अपब्रिंगिंग को कॉम्प्रोमाइज़ करके, हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके, अपनी हाउस होल्ड ड्यूटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके ये सारी चीज़ें करी थी, और उसके बाद मेरे साथ ऐसा हो गया। तो शी वॉज जस्ट स्पीकिंग अबाउट इट, और उसकी वजह से क्या हो गया, उसको इतना गुस्सा है, उसके पूरे हाथ में एक्जिमा हो गया, उसके सारे हाथ में कट हो गया है और उनमें से ब्लड आ रहा है। सो द कॉन्शियसनेस बिकम एक्री, मेरे साथ धोखा हो गया। एंड वो जो होता है ना गुस्सा, आप पी रहे हो, आप कैसे कर दिया, मैंने इतना दिया, तो उसने वो गुस्सा जो कंट्रोल किया उसके सारे हाथ में वो आ गया। आज भी वो क्लिनिक में आई तो उसका यही था, मेरे साथ धोखा हो गया, आई बीन रॉन्ग सफ़र्ड, आई कैन नॉट, ये मेरे दिमाग से बाहर नहीं निकल रहा। मेरे बॉस ने मुझे प्रमोशन भी दे दिया, पर जो उसने मेरे साथ किया मैं उसको भूल नहीं पा रही, मेरे दिमाग से नहीं हो रहा, आई कैन नॉट लेट गो हो ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ। सो दिस वॉज हर होल सेंटेंस कि जो उसको ऐसा फील हुआ। भाई जब उनको अगर प्रमोशन मिल गया है, तुम्हारा बॉस कह रहा है कि हम तुम्हें देंगे, यू आर ए एसेट टू अ कंपनी, तो हमें पेशेंस रखना चाहिए, हमें चीज़ों को लेट गो करना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी फर्म आपको धोखा दे रही है तो आगे बढ़ो, देयर आर चेंजेस, आप कहीं और पर प्रोफाइल डालो जहाँ पे आपको और अच्छा पैकेज मिलेगा और अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा, एवरीथिंग मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम उसी लेवल पे स्टिग्नेट हो जाते हैं, हम उसी लेवल में अपने आप को ठीक करने लगते हैं। तो दैट इज़ द लैक ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस। हमारे डिज़ायर्स, अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे आप डिज़ायर रखोगे, जैसे उस लड़के को था, उसको उसके फ्रेंड्स ने बोल दिया कि भाई जो तू बंदी जिसको चुन के बैठा है, शी इज़ करेक्टरलेस, आज वो उस लड़के के साथ जा रही है, कल को वो दूसरे के साथ जाएगी, लीव मूव। यू आर 19, तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारा कमिटमेंट है तो, पर तो उसने ब्रेक किया ना, तो आगे करो, तुमने उसको 2-3 चांसेस दे दिए, आप गुस्सा पी के बैठोगे तो क्या होगा। दिस इज़ कॉल्ड द अनप्योरीफाइड डिज़ायर, दिस इज़ कॉल्ड व्हेन वी स्टक अप, क्योंकि स्टकअप पानी में ही बदबू होती है। जो पानी बहता रहता है, मूव ऑन करता रहता है, उसमें कभी भी बदबू नहीं होएगी। तो व्हेन वी बिकम सो स्टकअप इन आवर कॉन्शियसनेस की, और हम एक ही थॉट को अपने थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर ले जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर ले जाते हैं, तो हमें ये सारी दिक्कत आने लग जाती है। सो दीज वर द फ्यू केसेस। एक और केस था वो एक लड़के का जिसके फादर को बहुत ज़्यादा बिजनेस में नुकसान हो गया, और उस लड़के को 16-17 की एज पे अपना एजुकेशन जो है छोड़ना पड़ गया। एजुकेशन छोड़ा उसने, और उसको उस चीज़ का बहुत इंटरनलाइज गिल्ट हो गया कि अब तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, मेरे को तो पढ़ना था। और अगेन उसका पेनक्रियास ख़राब हो गया, उसका वो गुस्सा जो था अंदर रह गया। और फिर क्या हुआ, वो वेट कर सकता था, एजुकेशन आप किसी भी एज पे ले सकते हो, अपनी सिचुएशन को समझ सकते हो। उसको भी इंसुलिन के शॉट्स लगने शुरू हो गए, उसको भी डायबिटीज़ हो गया। सो दिस इज़ व्हाट द रियल ब्यूटी क्या है, व्हेन वी बिकम गॉड कॉन्शियसनेस, तब हमारा फेशियल लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत अच्छा रहता है। सो विद दिस टेक होम मैसेज आई विल एंड माई क्लास हेयर। होपफुली आपको समझ आया होगा कि जो मैं बताना चाह रही हूँ, इट्स अ वेरी डिटेल्ड एंड डीप टॉपिक, और मेरी मेडिकल साइंस ने मेरे को बहुत हेल्प किया इस चीज़ को समझने के लिए। और ये चीज़ हम प्रत्यक्ष रूप में अपने क्लिनिक में एवरीडे देखते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जो सामने मेरे दिख रहा है मैं उसको कैसे झुटला सकती हूँ। और कृष्ण ये चीज़ 5000 वर्ष पहले बता रहे हैं।
सो और वो चीज़ मैं अपने पेशेंट्स में अपने आप में देखती हूँ, जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि आज हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी है, क्यों मुझ में आज गुस्सा आ रहा है, क्यों मेरा कॉन्शियसनेस स्टक है। तो एक प्रॉब्लम पकड़ना भी आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी हम सॉल्यूशन ओरिएंटेशन की बात करेंगे। यदि हम सिर्फ प्रॉब्लम में स्टक रहेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। सो विद दिस टेक होम मैसेज आई विल एंड माई क्लास है टुडे, और नेक्स्ट वेडनेसडे हमारा चैप्टर 3 भगवद गीता का शुरू हो रहा है, और अब तब हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण जो है अब हमारे पास क्या पर्ल्स ऑफ विजडम सामने रखेंगे, और हमारे पास और क्या क्या नॉलेज आएगी। विद दिस I end my class here. Hare Krishna everyone. Let's speak next Wednesday. Hari Bol.